हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब सही होगा। और आज फिर मैं आ गया हूँ एक नया वीडियो लेके, एक नया टॉपिक लेके। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन के तो वैसे बहुत से कंपाउंड है, इतने कंपाउंड है कि शायद गिनने बैठो तो दिन कम पड़ जाए। बट उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके सिलेबस का है, वो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में हम लोग जैसे डिस्कस करेंगे। जैसे अल्कोहल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो उससे जो बना कंपाउंड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे बने कुछ कंपाउंड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक में हम लोग फर्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा अल्कोहल फैमिली का, और अल्कोहल फैमिली का जो है वो होगा एथेनॉल। तो बात करते हैं एथेनॉल का। तो एथेनॉल का फॉर्मूला जैसे कि आप देख सकते हो, नाम से ही स्पष्ट है। अगर नाम ही देखोगे, इथाइल अल्कोहल बोलते हैं या एथेनॉल बोलते हैं। तो इथाइल का अगर मैं फिगर बनाऊं तो कैसे बनाओगे? इथ मतलब होता है दो कार्बन, तो दो कार्बन के बारे में हम लोग बात करते हैं। 1 और 2 दो कार्बन है, और अल्कोहल इसमें जुड़ा हुआ है, या इथेन ऑल। एन मतलब कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही होगा, और ओएल का मतलब है कि उसमें अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो CCOH। और अगर इसको हाइड्रोकार्बन है तो सेटिस्फाई करने के लिए हर तरफ में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ये इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा C2H5OH। ओके, और बताया गया है इथेनॉल इज द सेकंड मेंबर ऑफ द अल्कोहल फैमिली। अल्कोहल फैमिली का ये दूसरा मेंबर है। अल्कोहल फैमिली का पहला मेंबर मेथेनॉल होता है, जिसमें कि एक कार्बन होता है, उसका फॉर्मूला होता है CH3OH। इसी तरह तीसरा मेंबर C3H7OH होता है। हर के बीच में डिफरेंस होता है एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का, ये डिफरेंस होता है हर फैमिली मेंबर के बीच में। अगर डाई अल्कोहल हो जाए, मतलब कि दो अल्कोहल एक साथ प्रेजेंट हो जाए, तो उस समय स्थिति बदल सकता है, लेकिन हर जगह पे CH2 का देखने को अंतर मिलेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे CH3OH है, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन एटम बढ़ गया, C2 हो गया, और दो हाइड्रोजन एटम बढ़ गया, H2 बढ़ गया। तो CH2 का डिफरेंस यहाँ पे, अगर यहाँ और यहाँ का डिफरेंस देखोगे C2H5 और C3H7 के बीच में, तो C2 से 3 हो गया तो कार्बन एक बढ़ा, और हाइड्रोजन 5 से 7 हो गया तो हाइड्रोजन 2 बढ़ा। तो CH2 का यहाँ भी डिफरेंस है, तो इसी को होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो ये सेकंड मेंबर है। थर्ड मेंबर प्रोपेनॉल या प्रोपाइल अल्कोहल भी बोल सकते हैं उसको। अब इसको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इसका प्रिपरेशन कैसे होगा? तो एथेनॉल इज प्रिपेयर्ड ऑन कमर्शियली स्केल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अगर आप शुगर लेते हो वाटर के प्रेजेंस में और इनवर्टेज के प्रेजेंस में, ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज जो बोल सकते हो, ये कन्वर्ट होता है इसमें, और बाद में ये क्या होता है, इसी का रिएक्शन करवाया जाता है जाइमिस के प्रेजेंस में C6H12O6। यही ग्लूकोज है, ग्लूकोज बोल सकते हो उसको, ग्लूकोज, या फिर आप इसको फ्रुक्टोज भी बोल सकते हो, ठीक है, या सेल्यूलोज भी, सुक्रोज भी बोल सकते हो। तो ये रिएक्शन करता है किसके प्रेजेंस में? जाइमेस के प्रेजेंस में। जाइमेस एक तरह का यहाँ पर बैक्टीरिया है, उसी के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा C2H5OH, और साथ में रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये है एथेनॉल, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर एथेनॉल का दो मॉलिक्यूल्स बनेगा, जिसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है C बॉन्ड OH, एंड इस तरफ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक तरफ में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस तरफ में भी हाइड्रोजन। अब देखोगे सब कार्बन सेटिस्फाई हो गया, ये कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 एंड 4, और ये कार्बन का भी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, 1 2
3 and 4। तो इस तरह करके ये अल्कोहल है, ये OH प्रेजेंट है यहाँ पे जिसका सफिक्स OL है, तो इसी को एथेनॉल के नाम से जाना जाता है, जैसा कि ऊपर पे मैंने आपको बताया है। एथेनॉल ये सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए Al लगा हुआ है, हर जगह देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके लिए Al है। अब बात करेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी की कि एथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। अगर बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की तो एक्चुअली एथेनॉल जो है कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड है, उसमें कोई कलर नहीं होता। उसको अगर हम ऊपर से देखें और उसमें थोड़ा सा स्मेल होता है, प्लेजेंट स्मेल, वो महकेगा और वो एक्चुअली कलरलेस होता है। जैसा कि इस शीशे में देख रहे हो एथेनॉल का फिगर है, ये आपको हल्का येलो कलर का दिख रहा है, येलोइश दिख रहा है। रीजन ये है, ये बॉटल का कलर येलो है, एक्चुअली इसके अंदर का जो लिक्विड है वो कलरलेस है। ओके और इसमें 90% तक अल्कोहल है, CH3CH2OH, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है। जनरली इसको वाइन वगैरह में यूज किया जाता है, वाइन में, बियर में या फिर विस्की में, ऐसे अल्कोहलिक चीजों में इसका यूज किया जाता है, जैसे बोल सकते हो शराब में यूज किया जाता है। और क्या है, ये वोलेटाइल लिक्विड है विथ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज -118 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ऑफकोर्स वाटर से कम है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 होता है, इसका 78 होता है। और जब आप कभी भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, एक कॉटन क्लॉथ ले सकते हो आप, कॉटन क्लॉथ लो और उसमें क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं वाटर, ऐड कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं, कोई क्लोथ को लेके उसमें वाटर को ऐड करते हैं, वाटर से पूरे तरीके से भिंगा देते हैं उस कॉटन क्लोथ को और फिर उसको अल्कोहल से भी भिंगाते हैं। अल्कोहल से जब भिंगाते हो तो क्या होता है, जब उसमें आग लग जाता है, आग लगा देते हो तो वो आग तो लगेगा, उसमें आग लगेगा बट वो एक्चुअली कंप्लीट जलते रहेगा लेकिन क्लोथ में आग नहीं पकड़ेगा। क्लोथ में आग इसलिए नहीं पकड़ेगा क्योंकि वहां पर अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, वो आसानी से जल जाएगा और कपड़े में आग नहीं लगेगा। कपड़े का आग इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि वहां पे वाटर प्रेजेंट है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। साथ में दूसरा ये है कि वाटर के प्रेजेंस होने की वजह से वो क्लोथ्स का इग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, तो जिसकी वजह से वहां पे आग नहीं लग सकता है। खास करके आपने देखा होगा फिल्मों में या फिर कहीं और भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अल्कोहलिक जगह पर ग्लास में रख के उस पर आग लगाते हैं या फिर डिस्को वगैरह में इन सब चीजों से खेला जाता है, लोग उसको रोटेट करके खेलते हैं, तो ये एंजॉय करने के लिए भी यूज होता है। और बात करते हैं एक और, एथेनॉल इज मिसिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। अल्कोहल वाटर में आसानी से घुल जाता है क्योंकि पोलर डिसॉल्व पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर। अल्कोहल एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से बना लेता है। जैसे बात करते हैं CH2, अब ये देखो O और यहाँ पे H, ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पार्शियली, ये जो डॉटेड लाइन से इसको दिखा सकते हैं हम लोग, ये जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और ये तीनों पोलर कंपाउंड कहलाते हैं और ये वाटर में घुल सकते हैं। तो जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये वाटर में सॉल्यूबल है और किसी भी प्रोपोर्शन में इसको मिलाते हैं तो ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। अब बात करते हैं थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी की। इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट है कंबशन। बात करते हैं कंबशन के बारे में, तो कंबशन, इथेनॉल इज बर्न इन एयर विथ ब्लू फ्लेम एंड फॉर्म वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। जैसे कि देख रहे हो कि एक फिगर में मैंने दिखाया, यहाँ पर इथेनॉल रखा हुआ है और इसको जब एयर के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, चारों तरफ से इसको एयर मिल रहा है और लॉट्स ऑफ एयर मिल रहा है, एयर, एक्सेस ऑफ एयर जिसको बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ
एयर, जिसके वजह से यहाँ पर जो ये ब्लू फ्लेम दे रहा है, ये ब्लू फ्लेम इसलिए है क्योंकि इसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, क्योंकि इसका जो है ना कंप्लीट कंबशन हो रहा है। कंप्लीट कंबशन होने की वजह से ये ब्लू फ्लेम दे रहा है। यहां पर हीट एनर्जी भी जो मिलता है, हीट एनर्जी भी जो मिल रहा है यहां पर बहुत ज्यादा मिल रहा है, लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी मिल रहा है। भले ही यहां पर लाइट जो होगा वो लेस क्वांटिटी में मिलेगा, लाइट जो है वो लेस क्वांटिटी में मिलेगा, बट जो हीट है वो बहुत ज्यादा होगा। रीजन क्या है कि इसको एयर सफिशिएंट मात्रा मिलता है, और एयर जब सफिशिएंट मात्रा मिलता है तो एथेनॉल का कंप्लीट कंबशन होता है, और कंप्लीट कंबशन होने के बाद ये ऑफ कोर्स ब्लू फ्लेम देगा और लाइट कम देगा और हीट बहुत ज्यादा देगा। अगर बात करें रिएक्शन की, तो रिएक्शन इसका देखो C2H5OH, ये बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, साथ में वाटर वेपर रिलीज करेगा। तो ऐसा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर वेपर रिलीज करेगा। ये पूरी तरीके से बैलेंस रिएक्शन नहीं है, आपको बैलेंस रिएक्शन भी मिल जाएगा। इसको अगर आप बैलेंस कर लोगे तो ये आपको मिल सकता है। यहाँ पर अगर 2 कार्बन का आइटम ले ले और यहाँ पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा। तो इस तरह करके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा, हीट एंड लाइट निकलेगा। जैसा कि मैंने कंबशन रिएक्शन में आपको पहले भी बताया है और उसमें सारे भी कंबशन रिएक्शन को मैंने आपको दिखाया था, तो सेम वही चीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हीट बनेगा और लाइट एनर्जी रिलीज करेगा। अब बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल की। तो अगर इथेनॉल रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल का तो सोडियम इथॉक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व करता है। तो दिखाता हूं मैं रिएक्शन CH3CH2OH। ये जब रिएक्ट करता है सोडियम एटम से तो ये रिएक्शन करने के बाद सोडियम एथॉक्साइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला CONA होता है। ये एक्चुअली ऐसा दिखता है। होता क्या है, इसका मैकेनिज्म समझने का कोशिश करोगे। CH3CH2, ये O और ये H पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और ये पार्शियली नेगेटिव होता है, ये पार्शियली पॉजिटिव होता है। और सोडियम, जैसा कि हम लोग को पता है, सोडियम पार्शियली पॉजिटिव है, तो ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और वहां पर सोडियम आयन जुड़ेगा, तो ये बन जाता है CH3CH2ONA। ओके, यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करता है और यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल्स रहता है, तो ये ऐसे बनेगा और यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां से 2 हाइड्रोजन रिलीज होता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो ये रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है जब सोडियम से रिएक्ट करेगा। अगर यही चीज अगर पोटेशियम से रिएक्ट करेगा तो ये पोटेशियम इथॉक्साइड बनाएगा। जैसा कि मैं एक रिएक्शन आपको दिखा दूं, अगर CH3CH2OH रिएक्ट करते हैं 2 पोटेशियम से, तो ये रिएक्शन करने के बाद ये पोटेशियम इथॉक्साइड बना सकते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये सोडियम मेटल से रिएक्शन करने के बाद ऐसा ही कुछ दिखता है। एक और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, रिएक्शन विथ एथेनोइक एसिड, जिसको एस्ट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। एस्ट्रिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग का, VVI टॉपिक जिसको बोल सकते हो। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, या व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्शन एथेनॉल रिएक्ट्स विथ एथेनोइक एसिड। तो ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो दिस रिएक्शन इन विच एन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, बात करते हैं एसिटिक एसिड की। कार्बन कंपाउंड ही है, कार्बन कंपाउंड ही है, और ये किस चीज से बिलोंग करता है, तो ये कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। 2 कार्बन होता है कार्बन का, ठीक है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ये एक्चुअली एसिटिक एसिड जो है वो कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखें तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। इसी को एसिटिक एसिड के नाम से भी पॉपुलरली जाना जाता है। और इसको अगर एक कार्बन का ले, अगर ये ऐसे रहे HCOOH, अगर ये रहे तो इसका आईयूपीएसी नेम तो मेथेनोइक एसिड होगा, मेथेनोइक एसिड तो होगा, बट इसका कॉमन नेम जो होगा वो होता है फॉर्मिक एसिड, जिससे ये पॉपुलरली पहचाना जाता है, फॉर्मिक एसिड। तो ये रिएक्शन कैसे करता है यहां पर मैं आपको बता दूं। CH3CH2OH ये है इथेनॉल, रिएक्ट करेगा CH3COOH से। तो ये क्या करता है, ये रिएक्शन के बाद ईस्टर बनाता है। अगर ईस्टर की बात करें तो वो ऐसा दिखता है CH3CH2COOCH2CH3। इसका कॉमन फॉर्मूला ये है एल्काइल ग्रुप जिसको R से डिनोट करते हैं, फिर CO और ये भी एल्काइल ग्रुप है, इसको R डैश से डिनोट करते हैं। तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही होता है, कार्बोक्सिलेट में COOH होता है और यहाँ पे COOR होता है, और पहले तरफ तो R ऐड ही है। अब इसका मैकेनिज्म समझो, मैकेनिज्म क्या होता है। अगर मैकेनिज्म की बात करें तो ये रिएक्शन कैसे करता है मैं आपको बताता हूं। CH3 जब अपने जगह पे प्रेजेंट है और CH2 अपने जगह पे प्रेजेंट रहता है, OH का जो ये है बॉन्ड ऐसे रहता है और COOH कुछ इस तरह से रहता है, OHCOCH3। ये क्या करता है, यहां से H बॉन्ड और यहां से OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये पार्ट जो है वो निकल जाता है, जो कि OH और H ये माइनस आयन है और ये प्लस आयन है, ये आपस में मिलकर वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। बाकी जितने भी चीज बचे वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, ये पार्ट CH3 CH2 एंड O, और ये पार्ट आपस में ऐड हो जाता है CO CH3। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा रिएक्शन होगा तो यही फॉर्म होगा। यहां पर थोड़ा गलती है, यहां पे मैंने 2 कार्बन का ले लिया है, यहां पर एक ही कार्बन यहां पर ऐड होगा क्योंकि हम लोग एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन का बॉन्ड लेना होगा, ये 3 होगा और ये कार्बन नहीं होगा क्योंकि एथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड नहीं है, तो ये पार्ट नहीं होगा, सिर्फ यहां होगा CH3COOCH3। तो ये CH3 भी R से है क्योंकि ये भी एल्काइल ग्रुप है और ये CH3CH2 भी एल्काइल ग्रुप का ही हिस्सा है। तो यहां पर R से डिनोट किया गया है और दूसरी तरफ में R डैश से। तो ये कंप्लीट हो गया, इसी को बोलते हैं ये ईस्टर है और यही पूरे रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब बात करते हैं थोड़ा एक और डिहाइड्रेशन रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन विथ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए 443 केल्विन पर तो ये इथीन देता है। अगर बात करते हैं CH3CH2 ये इथीन बनाता है, ये एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर लिया जाता है, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड लिया जाएगा, यहां पर
अगर कॉन्क H2SO4 लिया जाए वो भी एक्सेस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथीन में CH2 में, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसके पीछे का मैकेनिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पर कार्बन कैसे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, और दूसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन और एक अल्कोहल से जुड़ा होता है। ओके, और जब यहाँ पर कॉन्क H2SO4 प्रेजेंट रहता है तो उसकी प्रेजेंस में ये क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। ये यहाँ से ये एक्चुअली ये है सिग्मा बॉन्ड, ये भी है सिग्मा बॉन्ड, सब जगह सिग्मा बॉन्ड है, सब जगह पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो ये रूल होता है जब 2 सिग्मा बॉन्ड टूट जाएगा तो एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो इस तरफ से एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ टूटता है जिससे OH अलग होता है, और इस तरफ में एक सिग्मा बॉन्ड ये H अलग हो जाता है। तो जब देखोगे 2 सिग्मा बॉन्ड जब टूट रहा है तो ऑफ कोर्स एक नया पाई बॉन्ड इसके बीच में होना चाहिए। एक ऑफकोर्स यहाँ पर पाई बॉन्ड, ऑफकोर्स यहाँ पर एक बॉन्ड टूटा और इस तरफ में एक बॉन्ड, इस तरफ में एक बॉन्ड जो टूटा है और इस तरफ में ये जो बॉन्ड टूटा है, इस दोनों के बदले में एक ही बॉन्ड आएगा जिसको पाई बॉन्ड बोला जाता है। ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, और ये इस दोनों के बीच में अगर यही चीज को CH2 डबल बॉन्ड CH2 हम लोग लिख सकते हैं, और ये पार्ट जो निकलता है यहाँ से H और इस तरफ से OH, वो दोनों मिलके वाटर मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअली एथेनॉल को जब हीट किया जाता है 443 केल्विन पर, वो भी एक्सेस कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये इथीन बनाता है और वाटर मॉलिक्यूल्स देता है। अब बात करेंगे एथेनॉल के यूजेस के बारे में। तो एथेनॉल का यूज जैसे मैंने आपको बताया है, बियर में, वाइन में, विस्की में, इन सब का अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कुछ में 90% तक अल्कोहल मिला रहता है, कहीं पे 50% भी अल्कोहल रहेगा। बियर में अल्कोहल का मात्रा थोड़ा कम रहता है, लेकिन कुछ शराब वगैरह में, वाइन वगैरह में अल्कोहल का मात्रा ज्यादा होता है। इसका अगर लिमिटेड मात्रा में अगर हम लोग अल्कोहल पिए, या कोई भी इंसान लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल पीता है, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं है। वो हल्का हम लोग को फायदा ही देगा, क्योंकि वो हम लोग के लिए, शरीर के लिए बेहतर ही है। बट एक्सेस, अगर ये चीज एक्सेस मात्रा में हो जाए तो ये ऑफकोर्स हम लोग के शरीर को बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, हो सकता है हम लोग को अंधापन आ जाए, या फिर किडनी फेल हो जाए, तो ऐसा भी चीजें हो सकती है। और भी इथेनॉल का भी यूज है। इथेनॉल का अगर और भी यूज देखें तो आप लोगों ने सिरप तो जरूर पिया होगा, कोई भी सिरप, बचपन में आपने सिरप पिया होगा या फिर कभी भी सिरप पिया होगा। तो जितने भी सिरप आते हैं, डाइजेस्टिव सिरप हो या कोई भी सिरप हो, टॉनिक वाला सिरप हो, तो वो सभी में अल्कोहल मिलाया जाता है। इससे फायदा क्या है कि अगर सिरप में अगर अल्कोहल मिलाया रहता है तो इससे आपको अच्छी नींद आ सकती है। ओके, अच्छी नींद आने से फायदा ये है कि इंसान थोड़ा अपने आप को अच्छा फील करता है। तो सिर्फ खास करके बचपन में तो सभी को पिलाया जाता है, और बच्चे का जो दवाई आता है वो लिक्विड में ही आता है, सिरप के तौर पर ही आता है। उससे हम लोग अल्कोहलिक तो नहीं होते, बट हम लोग को एनर्जी ठीक ठाक मिल जाता है और हम लोग अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। और भी बात करें और भी इसके यूजेस के बारे में, तो इसका यूज पेंट में किया जाता है, वर्निश डाइज में, कॉस्मेटिक में, परफ्यूम में, सोप में, सिंथेटिक फाइबर में, इन सब में भी इसका अल्कोहल का यूज किया जाता है, कुछ मात्रा में, हर जगह पर। तो किसी को अगर ये लगता है कि सूप में, साबुन में अल्कोहल नहीं मिला रहता है, तो हाँ, हल्का कुछ मात्रा रहता है जिसमें अल्कोहल मिला रहता है। परफ्यूम में भी कुछ अल्कोहल रहता है। अब बात करते हैं थोड़ा पावर अल्कोहल के बारे में। पावर अल्कोहल, इसी के बारे में बात करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 80% रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड 20% पेट्रोल इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। खास करके कुछ कंट्रीज में 80% तक
स्पिरिट मिलाया जाता है, जिसको मतलब कि अल्कोहल ही एक तरह का होता है, और 20% उसमें अगर पेट्रोल डाल दें तो ये क्या होगा, ये आसानी से गाड़ी चल सकता है और उससे किसी भी गाड़ी को, किसी भी बाइक को या कार को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इसको पावर अल्कोहल बोलते हैं। ये थोड़ा चीप क्वालिटी का होता है, चीप होता है, सस्ता होता है और हम लोग को फायदा देने वाला होता है। तो कुछ कंट्री में पावर अल्कोहल का बहुत अच्छे तरीका से यूज किया जा रहा है। अब अल्कोहल का कुछ अच्छा इफेक्ट है तो ऑफ कोर्स कुछ बुरा इफेक्ट भी है। तो बात करते हैं कुछ बुरे इफेक्ट के बारे में। तो अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल अगर पी लें, तो डाइल्यूट अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो थोड़ा ठीक है। अगर डाइल्यूट एथेनॉल पी लेते हैं तो हम लोग को थोड़ा नशा सा आ जाता है, तो हम लोग का सर भारी होने लगता है, ड्रंकनेस बोल सकते हो उसको। इंसान नशीला पदार्थ का जो सेवन करता है वो अल्कोहल है, और जो हम लोग के लिए, शरीर के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता है, हम लोग का दिमाग के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता। इसका रीजन क्या है कि ये हम लोग के मेटाबॉलिक प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो कर देता है और हम लोग के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी थोड़ा स्लो करता है, जिसके वजह से हम लोग ना सोचने में थोड़ा डिफरेंट सोच जो होगा हम लोग का एक जगह पर स्थित नहीं होगा, हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से अपना, कुछ मेंटल कंफ्यूजन होगा, कुछ थके से महसूस हो गए, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है लोगों को, और इसके रिजल्ट ये होता है कि लोग कुछ भी बकवास करने लगते हैं, ऐसा कुछ फालतू बातें करने लगते हैं, क्योंकि वो मेंटल एबिलिटी उस समय थोड़ा, उसका जो कंट्रोल करने का जो क्षमता होता है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, थोड़ा लो हो जाता है। और अगर कोई लगातार अल्कोहल बहुत ज़्यादा समय तक पीता है तो हो सकता है उसका लीवर भी डैमेज हो जाए, लीवर फेल हो जाए, ऐसा इसका हार्मफुल इफेक्ट है। अब बात करेंगे डेनोरेटेड अल्कोहल के बारे में। डेनोरेटेड अल्कोहल क्या है? अगर इथेनॉल में कोई पॉइजनस टर्म या पॉइजनस चीज मिला दिया जाए, या जैसे मिथाइल अल्कोहल मिला जाए, एथेनॉल जो है वो थोड़ा ठीक है, इंसान का यूज अगर करे तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही चीज में थोड़ा हार्मफुल चीज मिला दिया जाए जो पॉइजनस हो, जैसे मेथाइल अल्कोहल मिला दिया जाए या पैराडिन मिलाया जाए, तो वो क्या होता है, एक्चुअली में बहुत इफेक्ट उसका बुरा होता है, और उसी को डेनोरेटेड अल्कोहल बोलते हैं। Alcohol which are certain poisonous and nauseating substance like methyl alcohol, paradine, etc. have been added in term denatured alcohol। तो ये सब मेथाइल अल्कोहल हम लोग के लिए बहुत खतरनाक है। CH3OH ये फर्स्ट मेंबर होता है अल्कोहल ग्रुप का, वो हम लोग के शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है उसके बारे में बात करें तो ये बहुत ज्यादा पॉइजनस कंपाउंड है, और ये ह्यूमन बीइंग अगर इसको टेस्ट भी कर ले तो इंसान आसानी से मर सकता है। उसके बाद अगर बात करें मेथेनॉल के बारे में, तो अगर ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा या समझ लो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये लीवर में जाके ऑक्सीडेशन करेगा, और वहां पर इसका रीजन ये होगा कि ये हम लोग के प्रोटोप्लाज्म को ब्लॉक कर देगा और इंसान मर तक सकता है। और इसका एक और इफेक्ट है कि ये हम लोग के ऑप्टिक नर्व्स में जाके उसको डैमेज कर सकता है। एक्चुअली ये हम लोग के ऑप्टिक नर्व्स में जाकर उसको डैमेज कर सकता है, जिसके कारण से इंसान अंधा हो सकता है, हम लोग ब्लाइंड हो सकते हैं। ये ऑप्टिक नर्व पे बहुत ज्यादा असर डालता है। तो ये इसके बहुत खराब यूजेस हैं। तो इसके बारे में इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे एक नए कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है एसिटिक एसिड, या फिर इसका अगर आईपीएससी नेम बोले तो आईपीएससी नेम के बारे में बात करें तो इथेनोइक एसिड। इसका अगर फॉर्मूला बात करें तो CH3COOH, ये भी अपने ग्रुप का सेकंड मेंबर है। ठीक है, फर्स्ट मेंबर होगा फॉर्मिक एसिड जिसका नाम होगा मेथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड।
ये एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है और इसका फॉर्मूला CH3COOH है, CH3COOH, और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है, H भी तीनों तरफ से जुड़ा हुआ रहेगा। बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो इथेनॉइक एसिड वहां पे कलरलेस लिक्विड की तरह दिखेगा और इसमें बहुत गंदा स्मेल आता है और इसका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है। खास करके विनेगर वगैरह देखे होंगे, टेस्ट किए होंगे, चाउमीन वगैरह में डाला जाता है तो वो विनेगर क्या होता है, उसमें एसिटिक एसिड ही रहता है, 6 to 8% तक उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है विनेगर में। उसका टेस्ट क्या होगा, वो बहुत खट्टा रहता है, उसका स्मेल देखोगे वो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं रहता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। और ये मिसिबल है, वाटर के साथ मिसिबल ये है, ये आसानी से वाटर में घुल सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली अच्छे से कुछ देर तक तो घुलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट अगर घुलाने का कोशिश करेंगे तो ये ऑफकोर्स नहीं घुलेगा। और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो ये वाटर के साथ घुलेगा, जरूर घुलेगा। और ये इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी घुल सकता है, जैसे सल्फर, आयोडीन या फिर बेंजीन, इस सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आसानी से घुल सकता है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में। तो इथेनॉइक एसिड जब डिकम्पोज होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट विथ रैपिड इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर इथेनॉइक एसिड है CH3COOH, ये रिएक्शन करेगा अगर Na2CO3 से, तो ये ऑफकोर्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये ऑफकोर्स रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और सोडियम ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ बनाएगा CH3COO सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसीटेट बनाता है और रिलीज करता है वाटर मॉलिक्यूल्स। ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी रिलीज करेगा। इसके साथ साथ अगर ये तो सोडियम कार्बोनेट के बारे में है, अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करे या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो वो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा दिखेगा COOH, और ये रिएक्शन करेगा अगर NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये रिएक्शन करने के बाद ये सोडियम एसीटेट तो बनाएगा ही बनाएगा CH3COONA, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनाएगा। तो ये इस तरह के कुछ रिएक्शन दिखेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये रिएक्शन था एथेनॉइक एसिड का। इसके अलावा ये अल्कोहल से भी रिएक्ट करता है, इथेनॉल से भी रिएक्ट करता है। तो ये इथेनॉल से रिएक्ट करके एस्टर बनाएगा। ऐसा रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया, इथेनॉल में भी बताया कि इथेनॉल अगर एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो एस्टरिफिकेशन होगा। सेम रिएक्शन यहाँ भी पढ़ना है, तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आगे चलते हैं इसके यूजेस पर। तो इसका यूजेस के बारे में बात करें तो ये इसका यूज विनेगर बनाने में किया जाता है। विनेगर चाउमीन वगैरह में यूज किया जाता है। 6 to 8% तक उसमें एसिटिक एसिड रहता है। अब बात करते हैं एथेनॉइक एसिड के और यूजेस के बारे में। तो इसको बहुत तरह के डाइज बनाने में, परफ्यूम बनाने में या रेयन बनाने में इसका यूज किया जाता है। रेयन आप समझते होंगे, एक सिंथेटिक फाइबर है रेयन, और इसका यूज सेल्यूलोज एसीटेट विद द यूज ऑफ मेकिंग फोटोग्राफिक फिल्म, इसका प्रिपरेशन सेल्यूलोज एसीटेट बनाने में भी किया जाता है। और इसी सेल्यूलोज एसीटेट का यूज जो किया जाता है वो फोटोग्राफिक फिल्म में किया जाता है। तो ये कुछ एथेनॉइक एसिड के कुछ यूजेस थे। ऐसे भी बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड हैं और वो सभी के कुछ न कुछ यूज हैं, कुछ न कुछ प्रिपरेशन है उनका बनाने का। लेकिन मैंने आपको सिर्फ 2 के बारे में बताया क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपके सिलेबस का है। तो आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।